नमस्कार, आप देख रहे हैं द ललन टॉप और मैं हूं निखिल और यह है रक्षा मामलों पर हमारी खास पेशकश रखवाले। रखवाले के इस एपिसोड की शुरुआत एक दुखद खबर से करनी पड़ रही है। 28 जुलाई की शाम को उत्तरलाई से एक मिग 21 ने उड़ान भरी, जो कि एक ट्रेनिंग मिशन पर था और यह दुर्घटनाग्रस्त हुआ। अब जो जानकारी प्राप्त है उसमें ये बात कंफर्म हो गई है कि इसमें दोनों पायलट्स का देहांत हो गया है। दोनों ने वीर गति को प्राप्त किया है, विंग कमांडर इमराना और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल। हम दोनों ऑफिसर्स को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, रखवाले की टीम की तरफ से, पूरे लंटॉप परिवार की तरफ से भी। अब शिव, मैं आपका स्वागत करता हूं रखवाले में। वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया। शिव, हम चाहते हैं कि इस दुखद खबर पर आप भी अपनी टिप्पणी करें, अपनी बात रखें। मिग 21 को लेकर के जो हमारे दर्शक हैं, जो रखवाले के रेगुलर दर्शक हैं वो भी, और जो और तरह के दर्शक हैं जो डिफेंस स्पीड को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं, उनके मन में अब एक छवि बनती जा रही है जिसमें एक और अध्याय जुड़ गया है, जिसमें मिग 21 को फ्लाइंग कॉफिन कह दिया जाता है। हम इस स्टेरियोटाइप पे ठहरेंगे नहीं, लेकिन हम ये डिस्कस जरूर करना चाहते हैं कि इस एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज क्या हैं, क्या थी, क्या सोच करके हमने इसे इंडक्ट किया था, और क्या हम उन्हीं तरह के मिशंस में इन्हें अब डिप्लॉय कर रहे हैं, क्या अब इन्हें फॉर गुड रिटायर करने की आवश्यकता है। निखिल, ये एक बहुत दुखद दिन है और हम सब मिलकर ये दो परिवारों को हम संवेदना व्यक्त करते हैं। बहुत ही दुखद दिन है। विंग कमांडर मोहित राणा सिर्फ 36 साल के थे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल जो जम्मू के थे वो बस 26 इयर्स के थे। तो ये बहुत यंग पायलट्स थे, युवा पायलट्स थे, और उनका देहांत पूरा देश के लिए एक दुखद घटना है। तो पहले मैं ये बोलना चाहूँगा निखिल, लेकिन ये एक ऑलमोस्ट एक डेजावू टाइप का सिचुएशन है निखिल। हम दोनों ने भी यहाँ पे ललन टॉप पे मिग 21 के बारे में कई बार हमने बात कर चुके हैं। ये जो स्टीरियोटाइप्स है, जो फ्लाइंग कॉफिन कहलाते हैं मिग 21 को, जो लगातार जो एक्सीडेंट्स होते आ रहे हैं बहुत सालों से, तो क्या ये एक सही रेपुटेशन है इस विमान का? 60 साल के बाद ये मिग 21 एयरक्राफ्ट जो है अभी भी इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना का सर्विस में क्यों है? क्या वजह है कि इंडियन एयरफोर्स का क्यों ज़बरदस्ती उनको इस विमान के साथ सर्विस करना पड़ रहा है? ये सारे सवाल आई थिंक हर एक्सीडेंट के बाद ये सवाल उठते हैं निखिल। लेकिन मेरे मेरे मन में कुछ फैक्ट्स पहले हम रखते हैं प्लीज। अभी मिग 21 का जो शुरुआत था भारतीय सर्विस में, वो था 1963 में। तो ओवर 60 साल हुए हैं इसका सर्विस में। आई थिंक ऑलमोस्ट 850 के ऊपर मिग 21 के कई सारे वेरिएंट्स इंडक्ट हो चुके हैं, और उनमें से 60% जो हैं वो एयरक्राफ्ट के, वो सब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने लोकली बनाया है इंडिया में। कुछ स्टेटिस्टिक्स मैं रखता हूँ पहले निखिल। वो है कि 400 के ऊपर मिग 21 गिर चुके हैं क्रैशेस में, और उन क्रैशेस में 200 से ज़्यादा पायलट्स का देहांत हुआ है इन द लास्ट हाफ अ सेंचुरी। 200 से ज़्यादा। तो एक एयरक्राफ्ट टाइप में ये स्टैटिस्टिक्स काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। हम आगे बात करेंगे कि ये स्टैटिस्टिक्स और रियलिटी का कंपैरिजन, तुलना अगर हम करेंगे बाकी सारे टाइप्स के, मिराज या मिग 29 के, तो वो कैसे लगता है। लेकिन ये हैं फैक्ट्स निखिल अभी। और ये जो युवा पायलट्स हैं मोहित और अद्वितीय, ये आज जब हम उनके बारे में बात करते हैं, जब हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, वो ये मिग 21 का जो सागा है उसमें 2 नए स्टैटिस्टिक्स बन चुके हैं निखिल। वेरी सैड। शिव, हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल एक बिगर पिक्चर को तो देखना ही चाहते हैं मिग 21 में। हमें चाहते हैं कि जो आपकी जानकारी है बाड़मेर में हुए हादसे के बारे में, कि 28 जुलाई का क्रैश किन परिस्थितियों में हुआ, वो किस तरह का मिशन था। अब सारी जानकारी फिलहाल प्रेस के पास में नहीं है, बट जितने बिट्स एंड पीसेस हैं। निखिल, ये एक काफ़ी रूटीन विमान मिशन था। मिग 21 का जो स्क्वाड्रन है उत्तरलाई एयरफोर्स बेस में, वहाँ से काफ़ी बॉर्डर कॉम्बैट पेट्रोल्स का फ्लाइट्स चलते हैं गुजरात और राजस्थान, जैसे आपको पता है निखिल। कई सारे मिग 21 के स्क्वाड्रन्स वहाँ पे तैनात हैं जो पाकिस्तान बॉर्डर को लेकर
कॉम्बैट पेट्रोलिंग और एयर पेट्रोलिंग करते हैं। ये फ्रंटलाइन स्क्वाड्रंस हैं निखिल। कल का ये जो ये दुर्घटना वाला मिशन जो था, ये एक काफी ऑर्डिनरी, काफी मामूली मिशन था। नाइट ट्रेनिंग मिशन था। सीनियर पायलट थे विंग कमांडर मोहित राणा, वो फ्लाइट कमांडर थे इस स्क्वाड्रन के। और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल जो जम्मू के थे, वो कुछ ही हफ्ते पहले इस स्क्वाड्रन में आ चुके थे निखिल। ये बहुत ही सैड बात है। कुछ ही हफ्ते पहले ज्वाइन कर चुके थे और वो ट्रेनी पायलट थे। MiG-21 ये एक MiG-21 ट्रेनर एयरक्राफ्ट था, ट्विन सीट एयरक्राफ्ट था। और दोनों पायलट्स थे इसमें। ये एक लो लेवल नाइट सॉर्टी था निखिल। मेरे जानकारी के मुताबिक ये एक लो लेवल नाइट सॉर्टी था, जो काफ़ी रूटीन चीज़ है इन फ्रंटलाइन स्क्वाड्रंस में। क्योंकि ये डे और नाइट का डिफरेंस नहीं होता है फाइटर स्क्वाड्रंस में, स्पेशली जो फ्रंटलाइन स्क्वाड्रंस में, क्योंकि जो थ्रेट है उस तरफ से वो कभी भी आ सकती है। एयर इंट्रूजन्स या कुछ सस्पिशियस एयर एक्टिविटी जो हो सकता है पाकिस्तान के साइड में, वो बिल्कुल रात में भी हो सकता है। तो इसलिए ट्रेनिंग जो होता है वो लगातार डे और नाइट में भी होता है। और युवा पायलट्स या नए पायलट्स जो ज्वाइन कर रहे हैं स्क्वाड्रन में, उनको लगातार ये ट्रेनिंग कराते हैं कि नाइट फ्लाइंग, लो लेवल सॉर्टीज, बॉम्बिंग रन्स, ऐसे सारे जो रूटीन मिशंस हैं वो करते हैं। स्पेसिफिकली क्या मिशन था इसके बारे में जानकारी अभी तक मिला नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि ये ऑब्वियसली एक नाइट ट्रेनिंग मिशन था, रूटीन मिशन था, कोई इमरजेंसी नहीं था, वो ट्रेनिंग मिशन था और वो लो लेवल फ्लाइंग कर रहे थे। शिव, जिस तरह की पिक्चर्स सोशल मीडिया पे शेयर हुई हैं और जिस तरह का डेब्री वहाँ देखा गया है, जो डेब्री फील्ड है और जो क्रेटर है, उसको देखकर कैसा लग रहा था? कुछ टिप्पणीकारों ने कहा है कि काफ़ी हाई स्पीड पे ऐसा लगता है कि एयरक्राफ्ट ने इम्पैक्ट किया है और शायद मौका नहीं मिला पूरी तरह से इजेक्ट करने का दोनों पायलट्स को। बिल्कुल निखिल, देखो, ये टेक्निकल चीजें, दुर्घटना के बाद जो टेक्निकल चीजें हैं कि वो जो फोरेंसिक एनालिसिस होता है क्रैश के साइट में, वो क्रैश इन्वेस्टिगेटर्स ही बेस्ट बता सकते हैं। लेकिन जो आपने बताया, जो वीडियोस सामने आए थे कल रात को, जिसमें दिखाई दिया कि एक क्रेटर बन चुका था, काफी बड़ा क्रेटर बन चुका था। देखो, ये एक सुपरसोनिक फाइटर है, ये एक हाई स्पीड विमान है। और अगर ये लो ऑल्टीट्यूड, कम ऑल्टीट्यूड से गिरा तो उसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो सकता था। वो डिटेल हमारे पास है नहीं अभी, लेकिन अगर आप किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट का क्रैश का जो साइट देखोगे निखिल, और गूगल करोगे तो सारी तस्वीरें मिल जाएंगे, वो ऐसे ही दिखते हैं निखिल। पोस्ट क्रैश फायर जो होता है, बहुत आग होता है, काफ़ी टुकड़े होते हैं विमान के, काफ़ी स्प्रेड आउट होता है क्रैश साइट, क्योंकि इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है और इसलिए पीसेस उड़ जाते हैं एंड दे फ्लाई ऑल ओवर द प्लेस। तो मेरा मानना है कि इन तस्वीरों का कुछ खास है नहीं। इट इज़ लाइक एवरी अदर क्रैश साइट, लेकिन वो जो एंगल से वो गिरा, स्पीड में जिसमें वो गिरा, इम्पैक्ट किया, वो सब हमारे पास जानकारी है नहीं, क्योंकि वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स और जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, वो सब एनालिसिस करके वो क्रैश कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से निकल आएगा। लेकिन एक न्यूज़ रिपोर्ट था निखिल कि शायद ये फाइटर जेट किसी गांव को अवॉइड करने के लिए काफ़ी लो लेवल फ्लाई कर रहा था और किसी और इलाके में जाके गिर गया था, और इसलिए पायलट्स कॉकपिट में ही रहे और इजेक्ट नहीं किए थे। अगेन ये एक स्टोरी है, हमको पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। एक थियोरी है कि इजेक्शन का जो रूटीन होता है विमान से निकलने के लिए, वो जो रूटीन है वो एक्चुअली इनिशिएट हो चुका था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि वो काफ़ी लो लेवल फ्लाइंग कर रहे थे। तो ये सारे अभी ये स्पेक्यूलेशन है निखिल, क्योंकि ओनली आफ्टर एनालिसिस ऑन द ग्राउंड ये सब सामने आएगा। ठीक बात है शिव, अब हम जानना चाहते हैं जो MiG-21 की पूरी कहानी है उस पर।
सबसे पहली चीज तो हम ये चाहते हैं आप दर्शकों को बताएं कि ये बात ठीक है कि 1960s में हमने इंडक्ट किया, 63 में शुरू किया और अब हम 60 साल बाद उनको अभी भी उड़ा रहे हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली वो मिग 21 नहीं है जो 1963 में इंडक्ट हुए थे। एक पीरियड है 1963 के बाद से बहुत बाद तक के, आई गेस लेट 70s और अर्ली 80s हम बनाते रहे मिग 21 को। तो ऐसा नहीं है कि 2022 में जो मिग 21 उड़ रहे हैं वो 1963 में मैन्युफैक्चर नहीं हुए थे। नहीं निखिल, जो बात आपने बताया है अभी, ये एक्चुअली एक कोर इशू है। एक मिसकंसेप्शन है बहुत लोगों के मन में कि ये विंटेज एयरक्राफ्ट है, इसका मतलब है कि ये 50s या 60s में मैन्युफैक्चर हुए हैं। वो गलत है। जो इंडियन वायुसेना में अभी 4 स्क्वाड्रन है, लगभग 70 मिग 21 अभी भी तैनात हैं इंडियन एयरफोर्स में। उनमें से जो है, और वो सारे बाइसन एयरक्राफ्ट हैं, बाइसन के बारे में हम आगे बात करेंगे। ये एयरक्राफ्ट जो हैं 80s और 90s में मैन्युफैक्चर हुए। उनका मैन्युफैक्चर 80s और 90s में मैन्युफैक्चर हुए। जैसे मैंने बताया कि ये इंपोर्टेड वाले मिग 21 नहीं है, ये सारे लोकली प्रोड्यूस थे। मिग 21 का जो फैक्ट्री है बैंगलोर में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने बनाया था। 90s में वो मैन्युफैक्चर बंद हो गया ऑब्वियसली, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के पास कुछ नए एयरक्राफ्ट आ रहे थे, तो मिग 21 का खरीदारी वो बंद हो गया था। लेकिन द एयरफ्रेम्स, ये जो एयरफ्रेम्स अभी भी हैं और जो इस दुर्घटना में भी था, ये उतना भी पुराना नहीं था। मैन्युफैक्चर्ड इन द 80s और 90s, इसका मतलब है कि विद इन इट्स एयरफ्रेम लाइफ। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि उसका इस विमान का जीवन खत्म हो चुका है और उसके ऊपर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफी बिग पिक्चर प्रॉब्लम्स हैं निखिल। टेक्निकली स्पीकिंग ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और बाइसन्स, जैसे कि आपने कहा, बाइसन्स तो कारगिल वॉर के बाद तक के जाकर के एयरफोर्स ने उनकी डिलीवरीज ली हैं, तो उतने भी पुराने 20 साल बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है किसी फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए, स्पेशली अगर वो अच्छे खासे ओवरऑल के बाद आया हो। शिव, हम ये भी चाहते हैं कि दर्शकों को आप ये बताएं कि 1960s में जिन मिशंस को हमने इमेजिन किया था अपनी सिक्योरिटी नीड्स के लिए, और वहां हम उनको मिग 21 को डिप्लॉय करते थे, क्या नेचर ऑफ मिशंस में भी फर्क आया है? क्या हम उसी तरह के मिशंस अब भी मिग 21 में उड़ाते हैं, या फिर उसमें अब एक बदलाव मिल गया है? थोड़ा सा बदलाव हुआ है निखिल, क्योंकि द नेचर ऑफ एयर वॉरफेयर का जो नेचर है वो काफी बदल चुका है। जो जमाना में हम रहते हैं वो इट्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जो बियॉन्ड विजुअल रेंज जो बोलते हैं, उस टाइप का कॉम्बैट हो चुका है। लेकिन जैसे अभिनंदन वर्तमान ने दिखाया 2019 में, 2019 में एलओसी के पास, वो एक बिल्कुल आमने सामने एरियल लड़ाई थी, जिसमें एक मिग 21 था, F-16 था, JF-17 थे पाकिस्तान के साइड में। लेकिन 1960s में, 1963 एग्जैक्टली, जो कोल्ड वॉर का जो पीक था बिटवीन यूएस एंड रशिया, उस टाइम में इंडियन गवर्नमेंट ने मिग 21 का प्रोक्योरमेंट किया था। उस टाइम निखिल, एयर पावर जिसका मतलब बहुत इवॉल्व हो चुका है अभी, उस टाइम एयर पावर का मतलब था वन, स्ट्राइक मिशंस, मतलब दुश्मन के इलाके के पास जाना और बॉम्ब गिराना, और दूसरा था एरियल वॉरफेयर, मतलब एक्चुअल डॉग फाइटिंग, जो दो एयरक्राफ्ट जो एक्चुअली इन द एयर फाइटिंग ईच अदर, ट्राइंग टू शूट ईच अदर डाउन, जैसे 1965 वॉर में हुआ था। 1965 वॉर के एंड में ये मिग 21 का ड्यूटीज शुरू हो गए थे, तो एक्चुअली मिग 21 का कोई काफी रोल नहीं था 1965 वॉर में। 1971 वॉर में, जैसे आपको पता है, उसका काफी बढ़िया रोल था 1971 वॉर में। लेकिन उस टाइम में स्ट्राइक मिशंस और विद इन विजुअल रेंज, जो क्लोज कॉम्बैट एरियल वॉरफेयर जो था, वो उसका मिशंस था। अब बाइसन अपग्रेड के बाद, जैसे आपने बताया कि ये कारगिल वॉर के बाद ये बाइसन अपग्रेड हुआ था 2000 में, उसके बाद मिग 21 का जो रेडार था वो अपग्रेड हो चुका था। उसके वेपन्स जो थे, जो पहले थे, उसको रिप्लेस किया गया विद लॉन्गर रेंज एरियल वेपन्स। और इससे जो नए जो क्वालिटीज आए थे इस एयरक्राफ्ट में, ये थे कि इट कुड फाइट फ्रॉम अ लॉन्गर रेंज,
वो एरियल टारगेटिंग, एरियल डिटेक्शन, दुश्मन विमान को डिटेक्ट करना वो काफी लॉन्ग रेंज से कर सकते थे, और एक एक्चुअली काफी बढ़िया एयर इंटरसेप्ट रेडार भी था इसमें। और जैसे आपको पता है निखिल, ये विमान जो है MiG-21 जो है वो एक बहुत ही छोटा है, बहुत ही कॉम्पैक्ट, बहुत छोटा एयरक्राफ्ट है। रेडार में अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट सामने से देखोगे तो बहुत छोटा लगता है, डार्ट की तरह, वो डार्ट और एरो की तरफ लगता है। तो इसलिए वो एरियल कॉम्बैट के लिए काफी अच्छा लगता था पायलट्स के लिए, क्योंकि वो दिखता नहीं है, विजुअली दिखता नहीं है, रेडार में भी छोटा दिखता है। तो एक बढ़िया रेडार के साथ वो काफी दूर से लड़ाई कर सकता था। तो काफी इवॉल्व हो चुका है, लेकिन मोटा मोटा जो मिशंस है वो वही है, क्योंकि ये एक एडवांस्ड फाइटर नहीं है। शिव, अब तक हमने दो चीजें इस्टेब्लिश कर दी हैं कि MiG-21 हम जो उड़ा रहे हैं, यस बहुत पहले इंडक्ट हुए थे, लेकिन अभी जो MiG-21 फिलहाल इन सर्विस हैं, जिनको धीरे धीरे रिटायर किया जा रहा है, फेज आउट किया जा रहा है, वो उतने पुराने नहीं हैं, 60s विंटेज नहीं है, जो एक बात बार बार परपेचुएट की जाती है। हमने इस बात को भी स्थापित किया है कि उनके अंदर काफ़ी सारे एडवांसमेंट्स हैं, उनका काफ़ी ओवरऑल काफ़ी अपग्रेडेशन भी हो गया है। बावजूद इसके शिव, क्या इस बात में सच्चाई नहीं है कि MiG-21 के काफ़ी सारे क्रैशेस देखने को मिलते हैं, बहुत सारी फैटिलिटीज उसमें होती हैं, और MiG-21 अब 2022 की जो हमारी रक्षा ज़रूरतें हैं उस हिसाब से एक जनरेशन पुराना एयरक्राफ्ट हो गया है। बिल्कुल पुराना एयरक्राफ्ट हो गया है, इसका कोई डाउट ही नहीं है निखिल, क्योंकि जैसे एक साइड पर ये फैक्ट बिल्कुल है कि ये एयरक्राफ्ट जो इन सर्विस हैं अभी वो इतने पुराने नहीं है। ये एयरक्राफ्ट का टाइप पुराना है, लेकिन जो स्पेसिमेंस है, एयरफ्रेम्स हैं, वो पुराने नहीं है, लेकिन जो टाइप है वो एक्चुअली काफी इट इज क्वाइट ओल्ड। ये पुराना एयरक्राफ्ट है, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स है निखिल वो हम इग्नोर, नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स तो स्टैटिस्टिक्स ही हैं, और जो क्रैश के जो वजह हैं इन सर्विस ऑल्सो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये पुराना एयरक्राफ्ट है, इसका मतलब कि सपोर्ट सिस्टम्स है नहीं, अभी स्पेयर्स की अभी भी प्रॉब्लम है। इवन दो इंडिया हैज मैन्युफैक्चर्ड द एयरक्राफ्ट फॉर सो लॉन्ग, स्पेयर्स का प्रॉब्लम होता है, सपोर्ट सिस्टम्स का प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए एयरफोर्स के लिए एक ऑलमोस्ट एक सिचुएशन बन चुका है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे ऑन स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ एटसेट्रा निखिल, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स की वजह से MiG-21 अभी भी इन सर्विस है इंडियन एयरफोर्स के, क्योंकि ये चीताज और MiG-21 को लेकर के क्या था कि इनके जो इक्विपमेंट बाहर से इंपोर्ट करते हैं, छोटे छोटे नट्स एंड बोल्ट्स, वो एलॉयज अब नहीं बनते हैं कहीं पे, तो आपको ये देखना पड़ता है कि क्योंकि आप ऐसा नहीं हो सकता है कि आप उसी साइज का नट निकाल के लगा दो, वो उस तरह से बिहेव नहीं करता है। आपको एग्जैक्टली डिजाइन स्पेसिफिकेशन के हिसाब से स्पेयर्स चाहिए होते हैं, और इसलिए बड़ा मुश्किल हो गया है इन दोनों टाइप्स को, जितने भी पुराने टाइप्स हैं उनको मेंटेन करना। शिव, मैं चाह रहा हूं कि ठीक है इतना पुराना एयरक्राफ्ट नहीं है, लेकिन इसके सेफ्टी रिकॉर्ड को लेकर के जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो दर्शकों के सामने है। एक एक्सीडेंट कल भी हुआ जिसमें हमने दो बहुत प्रतिभाशाली पायलट्स को खो दिया। मैं जानना चाहता हूं कि जो दूसरे एयरक्राफ्ट टाइप्स हमने उड़ाए हैं और जो हमारे साइज और प्रायोरिटीज की एयरफोर्स दुनिया में रही हैं, जब हम उनके एक्सीडेंट्स को कंपेयर करते हैं विज़-अ-विज़ सोटीज फ्लोन, तो आपको किस तरह के स्टैटिस्टिक्स मिलते हैं? क्या स्टैटिस्टिक्स ये बात सजेस्ट करते हैं कि MiG-21 इज अ फ्लाइंग कॉफिन? निखिल, ये है इतना महत्वपूर्ण सवाल है, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि आई थिंक 15 या 16 साल पहले मैंने एक स्टोरी किया था इंडियन एक्सप्रेस में ऑन विच इज द मोस्ट अनसेफ एयरक्राफ्ट इन द इंडियन एयरफोर्स। और अगर आप तुलना करेंगे बेसिस ऑन कि कितने एयरक्राफ्ट हैं, कितने सॉर्टीज उड़ाए जाते हैं, कितने पायलट्स हैं, कितने पायलट्स शहीद हो गए इन एयरक्राफ्ट्स में, एक रिलेटिव कंपैरिजन अगर आप करोगे, नॉट स्ट्रेट कंपैरिजन लेकिन रिलेटिव एडजस्टेड कंपैरिजन अगर आप करोगे, तो इंडियन एयरफोर्स का एक रिपोर्ट था कि MiG-27 निखिल वाज एक्चुअली more dangerous, less safe than the MiG-21. उसका रिकॉर्ड काफी बुरा था MiG-21 अगर MiG-21 के कंपैरिजन से। तो लेकिन MiG-27 इतने ज्यादा नंबर्स में नहीं था इंडियन एयरफोर्स में, लेकिन काफी प्रॉब्लम्स थे इंडियन एयरफोर्स के सर्विस में, टेक्निकल इश्यूज, इंजन इश्यूज, ये सब काफी इश्यूज थे। MiG-27 एंड MiG-23
ऑलरेडी फेज आउट हो चुके हैं, क्योंकि वो काफी कम कम संख्या में तैनात थे इंडियन एयरफोर्स में, तो वो काफी आसान था, रिलेटिवली आसान था कि देखो हमारे पास इतने नहीं है, तो अगर इसको रिटायर करेंगे वो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मिग 21 जो है उस टाइम में 2000s में हमारे पास 200-300 मिग 21 थे इन सर्विस में। तो अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम हो गया होता उस टाइम पे, वो ऐसे ही एक झटके में आप 300 एयरक्राफ्ट को रिटायर नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद आपका जो अरिथमेटिक है, स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ प्लानिंग जो होता है, इंडियन एयरफोर्स को एक मिनिमम स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ, सैंक्शनड स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जो कहलाते हैं निखिल, वो मेंटेन करना होता है युद्ध लड़ने के लिए, 2 फ्रंट वॉर और 2.5 फ्रंट वॉर लड़ने के लिए। तो इसलिए मिग 21 का जो इट्स कॉल्ड द टिरनी ऑफ नंबर्स इतने ज्यादा थे, एक सस्टेन्ड तरीके से 1960 से इनके नंबर्स कितने ज्यादा थे, इसलिए एक ऑलमोस्ट एक बर्डन बन चुका था। अगर आप मिग 21 पायलट से बात करेंगे, वो बहुत प्यार करते हैं इस एयरक्राफ्ट से, लेकिन उनका मानना है कि इस एयरक्राफ्ट का जो पब्लिक परसेप्शन में रेपुटेशन है और रंग दे बसंती के वजह से जो रेपुटेशन बन चुका है, वो एक अन्याय है। क्योंकि अगर आप एक्चुअली डिटेल में फैक्ट्स डेटा कंपैरिजन करोगे तो it is comparable, it is actually favorable compared to some of the other aircraft which have been in Indian service. लेकिन it is still a problem, क्योंकि ये एक पुराना एयरक्राफ्ट टाइप है और अभी संख्या भी कम हो चुके हैं इंडियन सर्विस में। हमारे पास अभी आई थिंक 4 मिग 21 स्क्वाड्रन्स हैं निखिल, सारे बाइसन्स हैं। इसका मतलब है कि 70 या 72 एयरक्राफ्ट अभी भी तैनात है। अगले 3-4 साल में ये सारे रिटायर हो जाएंगे। और 51 स्क्वाड्रन जो श्रीनगर में है वो 30 सितंबर को बताया जा रहा है कि वो भी रिटायर होने वाला एक सेरेमनी होगी जिसमें किया जाएगा। और ये दावा किया जा रहा है कि 2025 तक के ये हो सकता है कि कोई भी मिग 21 एयरफोर्स फ्लाई ना कर रही हो। दर्शकों को एक बात समझनी होगी, जिस चीज को आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा उससे आप काम लेंगे, उस बेसिक चीज है। अगर आप गाड़ी ज्यादा चलाते हैं तो आपके एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ आवर्स आप ज्यादा चला रहे हो। सेम चीज मिग 21 के साथ भी है। शिव, अपने टाइप की खूबियों पर, टाइप के परफॉर्मेंस पे बात कर ली है, टाइप के रिप्लेसमेंट पे थोड़ी बात करते हैं। जब हमने LCA की कल्पना की थी, कई बार उसको मिग 21 रिप्लेसमेंट कहा गया। आज गवर्नमेंट उसको मिग 21 रिप्लेसमेंट नहीं कहती। अब सरकार का कहना है कि नहीं, हम कुछ नया बना रहे हैं। बट ये कई बार सरकार लोकसभा में, राज्यसभा में रिटन क्वेश्चंस के जवाब में भी वो कह चुके हैं कि LCA और तेजस इज अ मिग 21 रिप्लेसमेंट। हमारी वो रिप्लेसमेंट स्टोरी को काफी देर हो गई है पूरा होते होते। शिव, क्या किसी तरह का इंडिसीजन था विद इन द गवर्नमेंट और द सर्विस कि जब तक कि हम तेजस को पूरी तरह से मास्टर नहीं कर लेते हैं एज अ प्रोडक्ट, और फिर वो हथियार बनेगा जब वो फौज के हाथ में जाएगा, तब तक कि कोई और एयरक्राफ्ट टाइप देख लिया जाए एज अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट? निखिल, अगर हम किसी को ब्लेम करना चाहते हैं तो सबके पास थोड़ा सा ब्लेम रहेगा ही इस मामले में, क्योंकि सबके पास कुछ जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जिम्मेदारी थी जो उन्होंने निभाया नहीं है ओवर मेनी ईयर्स। मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये गवर्नमेंट या ये पार्टी या ये एयर चीफ, एक ओवरव्यू अगर आप लोगे तो इट हैज बीन अ प्रॉब्लम। लेकिन कुछ फैक्टर्स थे जो कंट्रीब्यूट कर चुके, जैसे आपने बताया कि LCA तेजस, मैं नहीं मानता, बहुत लोगों को बुरा लगता है, स्पेशली डिफेंस अफिशिएनाडोज, और हमारे दर्शकों के बीच में काफी होंगे जिनको बुरा लगता है जब आप बोलते हो कि LCA तेजस इज अ मिग 21 रिप्लेसमेंट। मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं कि ये एक इमोशनल फैक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि LCA के जो खासियत है वो मिग 21 से आप कंपेयर कर सकते हो, और या LCA मिग 21 टाइप का एयरक्राफ्ट है, ये बिल्कुल नहीं है। वो रिप्लेसमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक विमान होगा जो काफी केपेबल होगा, लेकिन सस्ता होगा, और इसके कारण हम ज्यादा खरीद सकते हैं। जैसे कि मिग 21 हम जल्दी बना सकते हैं और ज्यादा संख्या में इंडक्ट कर सकते हैं।
इसलिए इसको एक MiG-21 रिप्लेसमेंट कहा जाता है, नॉट बिकॉज ऑफ टेक्निकल कंपैरिजन, क्योंकि टेक्निकली तो तेजस बहुत ही सुपीरियर एयरक्राफ्ट है, न्यू जनरेशन एयरक्राफ्ट है, वो कंपेयर नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ये सस्ता होगा, हमारा होगा, यहाँ बना मैन्युफैक्चर किया होगा, और इसलिए हम ज्यादा नंबर्स में ले सकते हैं। तेजस के काफी डिलेज थे निखिल, उसके लिए जिम्मेदारी गवर्नमेंट, DRDO और एयरफोर्स के साथ होगा। MMRCA का जो, और फिर मैं MMRCA का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि हम ऐसे नहीं बोल रहे कि MMRCA एक MiG-21 रिप्लेसमेंट था, लेकिन अगर आप टोटल स्क्वाड्रन नंबर्स को लेंगे, MMRCA का भी एक रोल था। वो 6 और 7 स्क्वाड्रन्स वर सपोज्ड टू कम, व्हिच डिड नॉट कम, और हमने सिर्फ 36 रफाल लिए उस कॉन्ट्रैक्ट में। कारण नंबर 1 वो था तेजस का जो डिलेज थे, इसलिए एयरफोर्स को MiG-21 को ज्यादा टाइम के लिए रखना पड़ा, और अभी भी ऑन ड्यूटी है। दूसरा, जो प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम्स हैं हमारे निखिल, काफी पीसमील प्रोग्राम्स हैं, कुछ MiG-29 लिए हमने, कुछ मिराज 2000 लिए हमने। जब इंडियन एयरफोर्स में कारगिल के बाद एक प्रपोजल दिया था गवर्नमेंट को कि हम क्यों नहीं मिराज 2000 लाइसेंस प्रोडक्शन करते हैं यहाँ पे, या पूरा लाइन जो है हम फ्रांस से खरीद के यहाँ बनाते हैं, ये एयरक्राफ्ट काफ़ी ये एक छोटा एयरक्राफ्ट है, हम ज़्यादा नंबर्स में बना सकते हैं, नहीं हुआ। उसके बाद MMRCA हुआ, और आपको पता है कि क्या हुआ उसके बाद। तो फॉरवर्ड प्लानिंग के एरर्स, प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के जो बहुत ज्यादा डिलेज होते हैं। हमारा प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर आपको पता है निखिल, दुनिया भर में मशहूर है कि ये कितना धीरे चलता है। वो एक है। LCA तेजस का जो डिलीवरी शेड्यूल जो लगातार ओवररन हो गया था, डिलेज होते रहे, इसलिए इंडियन एयरफोर्स का भी प्लानिंग का काफी गड़बड़ हो गया है, और द मेन विक्टिम इन ऑल ऑफ दिस वाज द MiG-21 and the pilots. I mean the fact that squadrons which would have otherwise, जो squadrons इंडियन एयरफोर्स को लगता था हाँ बिल्कुल हम रिटायर कर सकते हैं, इसको मार्क करके अगर ये तेजस इतना जल्दी आएगा तो हम इसको इतना जल्दी हम रिटायर कर सकते हैं, हमको वेट नहीं करना पड़ेगा टिल इट्स फुल लाइफ, टिल द एंड ऑफ इट्स लाइफ हम नहीं स्ट्रेच करना चाहेंगे। तो इसलिए ये सब प्रॉब्लम्स हो गए थे। एयरफोर्स डिसाइड नहीं करती है कि उनके पास में कितने एयरक्राफ्ट होंगे, ये डिसाइड करती है सैंक्शन स्ट्रेंथ। बिल्कुल सैंक्शन स्ट्रेंथ, वो एक एस्टिमेट बना के गवर्नमेंट से कह सकते हैं कि हमारी ये जरूरत है, लेकिन उनके पास जो हथियार होते हैं वो वही होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको प्रोवाइड करती है, और वो उनको लेकर के लड़ाई में जाने से मना नहीं कर सकते हैं। अगर आपने उनको MiG-21 दिए हैं तो वो MiG-21 उड़ाएंगे, आप उनको MiG-27 देंगे वो MiG-27 उड़ाएंगे, आप उनको तेजस देंगे वो तेजस से चलेंगे, और जो हथियार आप उनके हाथ में देंगे वो उससे लड़ाई करेंगे। करेक्ट। और इसीलिए MiG-21 अभी भी उड़ रहे हैं। लोग ये बहुत जानना चाहते हैं कि नहीं MiG-21 का फ्लाइट्स होती, और निखिल स्क्वाड्रन के जो नंबर्स हैं वो भी देखो, ये जो काफी गंभीर जो सिचुएशन है हमारे स्क्वाड्रन के नंबर्स को लेकर, ये बहुत सालों से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये 2-3 सालों में ऐसे हो गया है, बहुत 10, 15, 20 साल से हुआ है। हमारा जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है, स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है, वो है 42। 42 स्क्वाड्रन्स हमको ऑपरेट करना है एज फार एज इंडियाज कॉम्बैट पोटेंशियल इज कंसर्न। इसका मतलब है कि एक डॉक्ट्रिन में, एक एयरफोर्स डॉक्ट्रिन में लिखा गया है ऑफिशियली, इसका ये किसी का राय नहीं है, ये बिल्कुल लिखा है कागज में, इन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में, कि अगर वायुसेना को ठीक से युद्ध लड़ना है दोनों साइड से, चाइना और पाकिस्तान और 2.5 फ्रंट वॉर, तो उसके लिए मिनिमम आपको 42 फाइटर एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन्स की जरूरत है। अभी हमारे पास कितने हैं? 30 स्क्वाड्रन्स हैं। इसका मतलब है कि आपके पास 30 स्क्वाड्रन्स हैं और उसमें से 4 स्क्वाड्रन्स MiG-21 हैं। ये प्रॉब्लम है निखिल। शिव, एक चीज और हम जानना चाहते हैं, जब हम वेस्टर्न हार्डवेयर और ईस्टर्न हार्डवेयर को कंपेयर करते हैं तो हमने वेस्ट में देखा है कि वो उनके एयरफ्रेम्स बहुत ड्यूरेबल होते हैं। वहां पे इस तरह के उदाहरण आपको मिलते हैं जहां 4 या 5 डेकेड्स तक के एयरफ्रेम तो वही रहता है, उसके बाद वो ग्रेजुअल अपडेट्स करते रहते हैं। बहुत सारे एयरक्राफ्ट हैं जैसे B-52 अभी भी सर्विस में है,
और ऐसा कहा जा रहा है कि शायद 3 या 4 डेकेड्स वो और रहेंगे, और एसेंशियली ये एयरफ्रेम कोल्ड वॉर के टाइम के ही हैं। उनमें ग्रेजुअल अपग्रेड्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, और इस तरह का बहुत हार्डवेयर यूएस मिलिट्री या जो नेटो इकोसिस्टम है वो इस्तेमाल करता है। रशियन हार्डवेयर को लेकर के एक शिकायत ये रहती है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी में थोड़े इश्यूज हैं। क्या डू यू कंकर? आई डू कंकर, और दो वजह है निखिल। एक जो फैक्ट है, रशियन जो विमान है, मिग सीरीज या सुखोई सीरीज, ये बहुत ही कटिंग एज अच्छे विमान हैं, लेकिन जो प्रोडक्शन क्वालिटी, मटेरियल्स जो इस्तेमाल होते थे, जो पैसे थे रशियंस के पास उस टाइम में भी, कोल्ड वॉर के दौरान भी, मटेरियल्स और रिसर्च में, एक सेक्शन ऑफ एक्सपर्ट्स का ओपिनियन ये है कि वो इंफीरियर टू द वेस्ट था। ओके, उसको रहने देते हैं। जो एक्चुअल चीज है, जो जहां पे वेस्ट काफी आगे बढ़ गया था इन टर्म्स ऑफ अपग्रेडिंग ओल्ड प्लेटफॉर्म, जैसे आपने बताया B-52 या F-15 का बिल्कुल एक नया मॉडल आ गया है अभी, वो सब है क्योंकि सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड, सोवियत यूनियन खत्म हो गया था। उसके बाद जो सारे एयरक्राफ्ट के रिसर्च ब्यूरोज थे, डिजाइन ब्यूरोज थे, कुछ बहुत सालों के लिए एक काफी कंफ्यूजन था कि एग्जैक्टली क्या होगा। बिल्कुल पैसे नहीं था उनके पास कि नई विमान और नई रिसर्च करने के लिए। अभी भी उनके पास पैसों की कमी है, अभी भी वो काफी इंडिया पर डिपेंड करते हैं। सुखोई 30 का जो उद्योग हुआ था निखिल, वो पूरा इंडिया फंडेड है, इंडिया ने पूरा फंड कर चुका था उसको। MiG-29K जो हमारा इंडियन नौसेना के पास जो है कैरियर बेस्ड फाइटर, उसका जो डेवलपमेंट कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ इंडिया ने फंड किया है। तो रशिया के पास, अनलाइक अमेरिका जिनके पास मतलब इतना डिफेंस रिसर्च के लिए फंड्स है, एक वाइब्रेंट प्राइवेट सेक्टर है वहां पे। याद रखो निखिल कि रशिया में ये सारे जो एजेंसीज और डिफेंस एजेंसीज हैं, ये सारे स्टेट ओन्ड एजेंसीज हैं। जैसे इंडिया में, यूएस में ये सारे प्राइवेट एजेंसीज है, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, नॉर्थरॉप ग्रामन, ये सारे $multi-billion प्राइवेट कंपनीज हैं जो पोस्ट वॉर में बड़े हो गए थे। तो वहां पे एक कैपिटलिस्ट फिलॉसफी है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, जहां पे कंपेटिटिव बिडिंग होता है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे काफी रिसर्च हो जाता है वहां पर, नॉट वेरी मच गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन टर्म्स ऑफ द कंपटीशन। तो द डिफरेंस इज बिग। यू कैन नॉट कंपेयर रशिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स in terms of not just quality but also जो क्राइटेरिया है, जो सर्कमस्टांसेस है, जो पैसे हैं और जो स्ट्रक्चर है दोनों देशों का, वो बहुत ही अलग है। और वो आप इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ एंड्योरेंस, वो दिखता है निखिल। और वो भी चीज एक पार्ट प्ले करती है इस तरह के एक्सीडेंट्स में, क्योंकि आपको सब कुछ देखना पड़ता है कि कहां से आया है, हम मेंटेन कैसे कर रहे हैं, हम मेंटेन जिन प्रोटोकॉल्स में कर रहे हैं वो कब बनाए गए थे और वो आखिरी बार कब अपग्रेड हुए। एक बात निखिल, जैसे वेस्ट में मैं काफी सिंप्लीफाई कर रहा हूं, लेकिन एक रेपुटेशन है, अगर आप वेस्ट और रशिया का तुलना करेंगे कि वेस्ट जैसे कि यूएस, फ्रांस, यूके, यहां से अगर आप विमान या हथियार खरीदेंगे तो आपको बहुत पैसा देना पड़ेगा, लेकिन आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा क्वालिटी के ऊपर। आपको स्पेयर्स के ऊपर या आफ्टर सेल सर्विस के ऊपर, ऐसे चीजों पर आपको वरी नहीं करना पड़ेगा, कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन पैसा तो बहुत लगेगा। रशियन इक्विपमेंट में चीजों विमान जो है वो सस्ते में बिकते हैं, आपका जो ओनरशिप कॉस्ट है बहुत कम होता है, लेकिन आपको दिक्कतें होंगी आफ्टर सेल सर्विस में, स्पेयर्स में, मेंटेनेंस में, जो लाइफ साइकिल कॉस्ट में आपको ज्यादा लगेगा, और कीपिंग द एयरक्राफ्ट फ्लाइट वर्दी, जो टर्न अराउंड टाइम होता है, जो रेडीनेस जो होता है एयरक्राफ्ट के, वो काफी कम होता है। तो दैट इज वेयर द कॉस्ट कम्स इन ऑन द रशियन एयरक्राफ्ट, सो देयर इज नो कंपैरिजन। शिव, एक चीज़ और हम ये जानना चाहते हैं, सिंस हम अपग्रेड्स की बात कर रहे थे और एयरक्राफ्ट्स के परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, बड़े दिनों से Su-30 MKI का अपग्रेड पेंडिंग है, उसकी क्या अभी स्थिति है? क्योंकि
आने वाले समय में Su-30s भी पुराने होंगे, तो हम चाहते हैं कि ऐसे हादसे बार-बार ना हो। जो हम और एयरक्राफ्ट टाइप्स उड़ाते हैं उनको वो सारी चीजें मिले जो हम मिग 21 के मामले में किसी न किसी कुछ इंटरनल कुछ एक्सटर्नल वजहों के वजह से हम मिस कर जा रहे थे। Su-30 अपग्रेड कहाँ तक पहुंचा है? निखिल, Su-30 अपडेट जिसका जिसका मतलब निकनेम है सुपर सुखोई या सुपर फ्लैंकर, वो आई थिंक 5-7 साल से वो काफी एक्टिवली आगे बढ़ रहा है। वो एक पैरेलल पुश ये भी है निखिल, जैसे आपको पता है कि हमारे पास लगभग 300 सुखोई 30 होंगे फाइनली। बैकबोन तो वही है, 300 सुखोई 30 होंगे, और सुखोई 30 एक बहुत बड़ा लॉन्ग रेंज फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये एक फ्रंटलाइन छोटा सा फाइटर नहीं है, लॉन्ग रेंज एक्सपेंसिव जो काफी महंगा टू मेंटेन भी है फाइटर है। और ये हमारा सबसे न्यूमरस एयरक्राफ्ट जो होगा सर्विस में, ये सुखोई 30 होगा अभी के लिए। आगे जाके होपफुली तेजस विल बी द बिगेस्ट, बट अभी के लिए सुखोई 30 है। हम अभी रशिया के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं 2 और स्क्वाड्रंस के लिए, क्योंकि गोइंग बैक टू योर अर्लियर क्वेश्चन, जब हम स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे थे, स्थिति इतना गंभीर हो गया है कि इंडियन एयरफोर्स को ये सोचना पड़ रहा है कि देखो हमारे पास ज्यादा सुखोइस हैं, लेकिन ये काफी आसान प्रोक्योरमेंट होगा क्योंकि हम वैसे भी बना रहे थे नासिक में, तो क्यों नहीं दो और स्क्वाड्रन हम ले ही लेते हैं रशिया से और बना देते हैं नासिक में। तो ये एक प्रॉब्लम है। अपग्रेड प्रोग्राम जो है अभी नेगोशिएशन स्टेज में, आई थिंक मीडियम नेगोशिएशन स्टेज में, मैं फाइनल नहीं बताऊंगा, 1-2 साल शायद और लगेंगे, लेकिन एयरफोर्स बहुत प्रेशर लगा रहा है रशिया पर और HAL पर, क्योंकि HAL और रशिया दोनों मिलकर इन एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करेंगे, क्योंकि जैसे आपको पता है निखिल, ज्यादा जो है Su-30s वो सारे इंडिया बिल्ट हैं, मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट है, और इसलिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का भी एक रोल होगा इसमें। तो वो अभी चल रहा है। मेरा मानना है कि 1-2 साल में शायद कुछ इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएंगे। ऑन दैट नोट, इस उम्मीद के साथ में कि इस तरह के अपग्रेड्स जितनी मदद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने तमाम तरीकों से इंडियन एयरफोर्स को कर सकती है वो करे, इंडियन एयरफोर्स मजबूर ना हो थोड़े पुराने या ऐसे डिफिकल्ट टू मेंटेन एयरक्राफ्ट उड़ाने में, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो लड़ें, जो हथियार उन्हें दिया गया है वो उसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। और दर्शकों को ये भी मालूम होना चाहिए कि काफी स्ट्रिंजेंट प्रोसेस होता है। हर सॉर्टी के पहले एक इंजीनियर होता है जो इन राइटिंग अपने दस्तखत करता है कि दिस एयरक्राफ्ट इज फिट टू फ्लाई, और उसके बाद ही उसमें 2 इंसान या 1 इंसान बैठ करके हवा में जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क होता है। आप अगर 1 फ्लोर की ऊंचाई से भी गिर जाते हैं तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए एक बहुत लंबा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। बावजूद इसके एक्सीडेंट्स होते हैं और जाने भी जाती हैं, और इस तरह के डिस्कशन दोबारा करने की जरूरत पैदा हो जाती है। हम इस उम्मीद के साथ में कि बार बार हमें इस तरह के डिस्कशंस और नहीं करने पड़ेंगे, हम अपनी अगली स्टोरी पे बढ़ना चाहते हैं। शिव, 28 जुलाई को ही अगर ये एक्सीडेंट की खबर नहीं आई होती तो हमने इसी बात को सेलिब्रेट किया होता कि IAC-1 ऑफिशियली इंडियन नेवी को डिलीवर कर दिया गया। एविएशन कॉम्प्लेक्स अभी नहीं आया है, लेकिन डिलीवरी हो गई है, और 15 अगस्त को ऐसा कहा जा रहा है कि कमीशन भी हो सकता है, मे बी विदाउट दी कॉम्प्लेक्स। शिव, पिछले एपिसोड में रखवाले के हम उसका लिंक शेयर करने वाले हैं, उसमें आपको IAC-1 पे काफी बातचीत मिल जाएगी, जो कमीशन होगा एज INS विक्रांत। शिव, मैं जानना चाहता हूं कि अब जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है CSL, वहां पे जो स्टाफ है और जो हमारी स्कॉर्पियन की लाइन है मडगांव में, वहां पे जो स्टाफ है, इन्होंने बहुत सारी स्किल्स अक्वायर कर ली हैं। अब ये एक दूसरी बहस है कि हमें एक दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए या नहीं, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। हमें और स्कॉर्पियंस या स्कॉर्पियंस के तरह की बोट्स चाहिए कि नहीं, ये भी एक दूसरा डिबेट है। बट वी हैव दिस स्किल जो कि इनटैंजिबल है, इसको कहीं आप नोट करके नहीं रख सकते हैं, कहीं आप स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। शिव, इससे किस तरह का डायरेक्शन देने की जरूरत है, क्योंकि ये खरीद नहीं सकते हो आप कहीं से। निखिल, ये एक बहुत क्रूशियल सवाल इसलिए है क्योंकि इसी इशू पर 2 बार पहले इंडिया ने एक मिस्टेक किया है। एग्जाम्पल लेते हैं मैज़ेगॉन डॉक्स का, मुंबई में, जहां पे स्कॉर्पियन लाइन अभी है, और कुछ साल में स्कॉर्पियंस का जो डिलीवरी खत्म हो जाएगा, सारे जो 6 स्कॉर्पियंस हैं वो डिलीवर हो जाएंगे और वो लाइन खाली होगा। इसका मतलब एक पूरा
जैसे आपने बताया पूरा स्किल्ड वर्कफोर्स जो है सबमरीन बिल्डिंग के लिए, जो बहुत साल लगता है उस लेवल पे आने के लिए, वो उनके पास कोई काम नहीं होगा, उस स्किल को अप्लाई करने के लिए काम नहीं होगा। जैसे आपने बताया कि कोचिन शिपयार्ड में सिमिलरली ये एयरक्राफ्ट कैरियर अब डिलीवर हो चुका है, तो उनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्डिंग स्किल्स जो है वो कहाँ इस्तेमाल होगा, कहाँ यूज होगा, ये एक एक्चुअली एक बहुत गंभीर इशू है, जो वो थॉट प्रोसेस है इंडियन नेवी में। लेकिन मैज़ागॉन डॉक्स का जो सिचुएशन है वह और भी गंभीर है, क्योंकि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस निखिल, सबमरीन्स और शिप्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सबमरीन बिल्डिंग में जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो बहुत ही स्पेसिफिक स्किल्स है, वो वेल्डिंग बिल्कुल दूसरा टाइप का होता है। ये स्किल्स अगर हम खोएंगे फिर से बिकॉज ऑफ डिलेज इन डिसाइडिंग वेदर टू बाय मोर स्कॉर्पियंस और नॉट, इसका मतलब होगा कि हमने 2 बार किया है। एक बार 80s में आपको याद होगा निखिल, मैज़ागॉन डॉक्स ने HDW क्लास 209 टाइप 209 सबमरीन्स इसी कंपनी में मैन्युफैक्चर हुए थे। 2 सबमरीन्स वहीं पे मैन्युफैक्चर हुए थे, जो आई थिंक शिशुमार क्लास, द HDW सबमरीन्स जो बने थे वहां पर। उसके बाद एक स्कैम हो गया था, और जो आई थिंक 3-4 और जो बनने थे वो नहीं बने, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया था, और अब हमारे पास सिर्फ 4 वो सबमरीन्स हैं। स्कॉर्पियन में देयर इज नो इशू ऑफ कैंसिलिंग, वो मैन्युफैक्चर हुआ है, लेकिन जो स्किल्स उस टाइम में HDW सबमरीन्स के साथ जो स्किल्स अक्वायर हो चुके थे सबमरीन बिल्डिंग में, जो बहुत ही एडवांस स्किल्स है निखिल, जो मैं कुछ साल पहले फ्रांस में था, जिस टाइम में ये स्कॉर्पियन का डील का एडवांसमेंट या एडिशनल नंबर्स का बातचीत चल रहा था, और मैंने एक्चुअली देखा था कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग गोज इनटू इवन बेसिक वेल्डिंग। जो बेसिक मेटल वेल्डिंग जो होता है सबमरीन में, वो एक बहुत खास चीज है। इट्स नॉट कंपेयर्ड टू एनीथिंग दैट यू डू यू नो फॉर शिप्स। तो इसलिए काफी अर्जेंसी है निखिल। जैसे आपको पता है कि एक प्रोजेक्ट 75 इंडिया का भी एक कॉन्टेस्ट है अभी, जिसमें स्कॉर्पियन भी एक कंटेंडर है। तो देखना पड़ेगा कि हाउ लॉन्ग इट टेक्स, कितना समय लगेगा फॉर द इंडियन गवर्नमेंट एंड द इंडियन नेवी टू डिसाइड कि देखो हमारे पास ऑलरेडी जानकारी है ऐसे सबमरीन्स बनाने के लिए, क्या हम एक दूसरा कॉन्टेस्ट बनाएंगे, एक दूसरा सबमरीन चुनेंगे, या हम इस सबमरीन जो हमारे पास ऑलरेडी है इसको नेगोशिएट करके कुछ इंप्रूवमेंट्स लगा के, कुछ नए सिस्टम्स और वेपन्स लगा के हम क्यों नहीं बनाएं। ये फ्रांस का आर्ग्यूमेंट है, लेकिन रशियन प्रेशर को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना निखिल, क्योंकि उनका बताना है कि देखो जो हमारे पास जो अमूर 1650 सबमरीन है, ये बेस्ट सबमरीन है, ये काफी सुपीरियर है स्कॉर्पियन से, तो इसलिए ये कॉन्टेस्ट होना चाहिए। और वहाँ बात फंसी हुई है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप SP। एक बहुत बड़ी कहानी है, एक एपिसोड या एक सीरीज ऑफ एपिसोड के स्कोप से ज़्यादा बड़ी है, और वो फिर कभी और उस पर ज़रूर बात होगी, और तब तसल्ली से आपको बताया जाएगा कि क्या दिक्कत हुई है उसके अंदर। वैसे शिव, इस तरह की बात भी चल रही थी कि आप किलोज लगातार रिटायर करते जा रहे हो, और आपके पास में एक AIP प्लग है जिसको जो डेवलपर्स हैं वो कह रहे हैं कि जितना काम हम पॉन्टून से कर सकते थे वी आर डन विद इट, अब हमको एक सबमरीन चाहिए टू सी कि ये एक्चुअली कैसे बिहेव करेगा। क्या इस तरह की कोई बातचीत नहीं है कि जो आप डीकमीशन कर रहे हैं? अभी रिसेंटली एक और हुआ था किस चीज का? सॉरी आई डिडंट हियर यू। एयर इंडिपेंडेंट प्लस AIP प्रोपल्शन के लिए। जी। तो जो डीकमीशन हो रही है सबमरीन्स हमारी, वो एकदम से स्क्रैप के लिए नहीं बेची जाती है। आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आज डीकमीशन हुआ है और वो ऐसे तोल करके वो काट के नहीं बांट देने वाले हैं। कुछ टाइम तक के इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड हार्डवेयर होल्ड करती हैं फोर्सेस डीकमीशनिंग के बाद भी, कि अगर मान के चलिए कल लड़ाई हो गई तो उसको तुरंत रीइंडक्ट करके दोबारा उसमें रवाना किया जाएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद फाइनली डीकमीशन किया ही जाता है जब उसकी लाइफ निकल जाती है। क्या शिव इस तरह की कोई चर्चा नहीं है कि जो डीकमीशन प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें AIP प्लग को लगा करके लेटेस्ट टेस्ट एटलीस्ट वंस कि हम बना पा रहे हैं कि नहीं? बहुत अच्छा सवाल निखिल, और वो इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि किलो क्लास सबमरीन और स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन में जो स्ट्रक्चरल अंतर है वो बहुत है, वो काफी बड़े हैं, और टेस्टिंग के लिए भी
डीआरडीओ को उनके एआईपी प्लग को इतना मॉडिफाई करना पड़ेगा फॉर किलो क्लास सबमरीन कि वो एक कॉस्ट बेनिफिट नहीं होगा उनके पास। प्रॉब्लम ऑलरेडी है कि वो एआईपी तैयार नहीं है निखिल, वो टेस्टिंग स्टेज में है और वो शुरू से वो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के जो डिमेंशंस के लिए बन गया है, वो काफी मॉड्यूलर चीज नहीं है। इट विल नॉट बी दे विल नॉट बी एबल टू इजीली मॉडिफाई इट फॉर अनदर सबमरीन इवन फॉर टेस्टिंग पर्पसेस। सो मेरा बिलीफ ये है कि आई थिंक काफी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हुआ होगा कि क्या हम किलो क्लास या किसी और सबमरीन में टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको आई थिंक फाइनल एनालिसिस में रियलाइज हुआ होगा कि इट इज नॉट वर्थ दैट कॉस्ट, पॉन्टून में ही टेस्ट करते हैं। ये हो सकता है और किलोस बड़ी भी बहुत होती हैं। स्कॉर्पियंस ज्यादा अजाइल हैं, ज्यादा छोटी हैं, अटैक सबमरीन्स है। किलो भी अटैक सबमरीन, लेकिन उसका साइज बहुत बड़ा होता है। मे बी शिव उसलिए हिंट कर रहे थे बिकॉज आपको ये करना पड़ता है, यू हैव टू कट द सबमरीन ओपन, वो बीच में लगता है और फिर से आप उसको बनाते हैं। और ये मत भूलना निखिल कि एक रशियन एंगल भी हो सकता है इसमें। हाँ। जब भी रशियन प्लेटफॉर्म्स को अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हो इंडियन सिस्टम्स को लगा के, और वो भी कि ये सिस्टम फाइनली एक फ्रेंच सिस्टम में जाएगा, ये मत भूलना कि रशियन साइड से भी कुछ दिक्कतें आई होंगी। बिल्कुल हो सकता है ऐसा। शिव, एक आखिरी टिप्पणी हम इस एपिसोड को कंक्लूड करने से पहले लेना चाहते हैं। फाइनली रोमियोस इंडियन नेवी को मिल गए हैं, इंडिया भी आ गए हैं। एक इंडियन नेवी का एक क्रू बहुत लंबे टाइम से यूएस में था, उन्होंने ट्रेन कर लिया है। अब 2 रोमियोस फाइनली हमारे पास में है, MH-60R। इनके बारे में रखवाले में हम पहले भी बात कर चुके हैं। 2 एयरक्राफ्ट हमें अभी मिले हैं, उसके बाद कुछ 3 अभी हमको डिलीवर हो गए इंडिया में, और आई गेस 24 टोटल 21 और आएंगे। 21 और अभी आने वाले हैं। शिव, कैसा लगा आपको पिक्चर्स देख करके, और क्या इनको एक्चुअली इंडक्ट होने में अभी थोड़ा सा और टाइम है, क्योंकि 3 एयरक्राफ्ट थोड़ा छोटा नंबर है। हाँ निखिल, ये 3 जो है इट वाज एक्चुअली नंबर 4, 5 एंड 6 एयरफ्रेम जो है, क्योंकि नंबर 1, 2 एंड 3 अभी भी सैन डिएगो में है, जहां पे ट्रेनिंग चल रहा है इंडियन नेवी के क्रूज के, तो वो वहीं पे रहेंगे फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 years, क्योंकि उन्हीं एयरफ्रेम्स पर ये ट्रेनिंग चल रहा है। ये जो 3 एयरफ्रेम्स कोची में लैंड हो चुके हैं, आई थिंक 2-3 महीनों में वो फॉर्मली इंडक्ट हो जाएंगे, लेकिन उनका ऑलरेडी इंडक्शन प्रोसेस, वर्कअप प्रोसेस, ओरिएंटेशन जो भी है वो ऑलरेडी जारी है। इंडियन नेवी का जो इंतजार था ऐसे हेलीकॉप्टर्स के लिए बहुत साल से है निखिल। जैसे आपको पता है कि सी किंग के जो स्क्वाड्रन्स काफी पुराने हैं। इंडियन नेवी का काफी फ्रस्ट्रेशन भी था कि एक प्रपोजल था सी किंग्स को अपग्रेड करने के लिए, कि जैसे MiG-21 निखिल, जो पायलट्स हैं सी किंग्स और ऐसे पुराने विमानों के, वो ऐसे सिस्टम्स को बहुत प्यार करते हैं। I must say this since we are talking about MiG-21, they love the MiG-21। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई सस्पिशन है, तो पायलट्स जो है they love the Sea King also। लेकिन जो एवोल्यूशन जो हुआ है मैरिटाइम वॉरफेयर में, एंटी शिप वॉरफेयर में एंड सबमरीन डिटेक्शन कैपेबिलिटीज में, तो MH-60 रोमियो एक बहुत ही एडवांस्ड सिस्टम है निखिल, जो यूएस नेवी का फ्रंटलाइन हेलीकॉप्टर है। काफ़ी अदर नेवीज आल्सो हैव इट, लाइक द ऑस्ट्रेलियन नेवी। तो इंडियन नेवी के लिए, और 24 एक कम नंबर नहीं है, ठीक ठाक नंबर है। अगर आप 24 यू आर गेटिंग ऑफ दीज MH-60 रोमियोज, इट्स अ वेरी वेरी गुड नंबर एंड अ गुड एक्सलेंट हेलीकॉप्टर, क्योंकि इंडियन नेवी के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इंडियन ओशन में, स्पेशली बिकॉज ऑफ जो चाइनीज एग्रेशन है इंडियन ओशन में, काफ़ी प्रेशर बढ़ चुका है, जो सी किंग्स और अदर प्लेटफॉर्म्स में से वो हुआ नहीं जा रहा था। तो इसलिए इट इज़ बेटर लेट देन नेवर। 3 ही आए हैं, लेकिन आई एम श्योर knowing the Indian Navy, वो they were already be getting the aircraft together and ready for their first missions. और आई गेस थिंकिंग शिव ये है कि वो P8Is के साथ उनको प्लग करके बिल्कुल डिप्लॉय करना चाहते हैं। वो एक बड़ा पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, उसमें हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। P8Is बहुत पसंद किए जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारे पास भी एक स्क्वाड्रन है, 2 स्क्वाड्रन इनफैक्ट। टोटल नंबर 11 या 12 हो गए जी, और ऊपर जाएंगे अभी, और ऊपर जाएंगे और भी लिए जाने वाले हैं। और उनके साथ में, क्योंकि एक ही
सोर्स है, एक ही इकोसिस्टम, बहुत सारे कॉमन सिस्टम्स हैं जो सेंसर फ्यूजन, डेटा शेयरिंग, जो डेटा लिंक्स हैं। जब हम बात कर रहे थे यूएस और रशिया के बारे में, यूएस का एक बढ़िया क्वालिटी ये है कि वो एक सिस्टमिक इकोसिस्टम बनाते हैं अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स। ऐसा नहीं कि एक विमान ऐसे ही बनाएंगे, दूसरा एक साइलो में बनाएंगे। सारे जो हैं एक कॉन्सेप्ट जो है बैटल डोमेन, सारे एक कंजंक्शन में काम करते हैं, डेटा शेयर करते हैं, टारगेटिंग इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, विजुअल इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं। तो MH60 रोमियो और P8i के बीच में काफी वेरी वेरी गुड इंटीग्रेशन। लेकिन एक छोटा फुटनोट हम उसमें लगाना चाहते हैं, नेवी इनको यूटिलिटी रोल्स में डिप्लॉय नहीं करने वाली है। नेवी इनको सबमरीन हंटर्स बनाने के विचार में है। यूएस में इनको यूटिलिटी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, वो इस हेलीकॉप्टर से हर तरह का काम करते हैं। इंडियन नेवी जो यूटिलिटी एयरक्राफ्ट चाहती है, जो यूटिलिटी हेलीकॉप्टर चाहती है, जैसा हमने थोड़ी देर पहले स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर कहा था, ये भी एक दूसरे एपिसोड में विस्तार से करने की चीज है। इसी तरह के एपिसोड्स हम बनाते रहेंगे। जिन चीज़ों को हमने आज मिस किया है या जिन चीज़ों को हमने डेफर किया आगे के एपिसोड्स के लिए, वो सारी चीज़ें आप देखते रहेंगे। बने रहिए द 11 टॉक के साथ में। ये एपिसोड देखने के लिए आपका शुक्रिया, और शिव, हमें वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया भी। थैंक यू निखिल, एंड थैंक यू टू आवर व्यूअर्स। थैंक यू वेरी मच।